हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आज मैं उपकला उत्तक से कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। उपकला उत्तक हमारा एनिमल टिश्यू का टॉपिक है जिसे आज मैंने पढ़ाया भी था। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं उपकला उत्तक के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक पुनः रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी उपकला श्वासनाल, ट्रेकिया और फैलोपियन ट्यूब डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी की आंतरिक परत बनाती है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो श्वासनाल या ट्रेकिया है और अंडवाहिनी है वहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पक्षमाभीय सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे हम बात करते हैं, वृषण व अंडाशय की जननिक उपकला किससे बनी हुई होती है? तो वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम या घनाकार उपकला की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पक्षमाभीय उपकला कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने देखा है ऊपर, श्वासनाल या ट्रेकिया में मिलेगी। आपका आंसर हो जाएगा श्वासनाल या ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 4 की आगे हम बात करते हैं, मस्तिष्क या ब्रेन की गुहाएं किससे आश्रित होती है? तो आपको याद रखना है, ब्रेन की गुहाएं एपेंडाइमल सेल्स से आश्रित पाई जाती है या कवर्ड पाई जाती है। बिल्कुल आपको एपेंडाइमल सेल्स याद रखना है जो कि ब्रेन में या ब्रेन कैविटीज में पाई जाएगी। उपकला उत्तक किससे उत्पन्न होता है? उपकला उत्तक सभी से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से बनती है, जो गट की इनर लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनती है, और इसके अलावा जो हमारे शरीर के विभिन्न इंटरनल ऑर्गन्स है वो मेसोडर्म से भी उत्पन्न होते हैं। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से उपकला उत्तक उत्पन्न होगा। सूक्ष्मांकुर के साथ स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती है? पित्ताशय में, आमाशय में, ग्रहणी में? तो आपका आंसर हो जाएगा गाल ब्लैडर और स्टमक, दोनों में सूक्ष्मांकुर के साथ स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। रुधिर वाहिनियों की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो रुधिर वाहिनियों की आंतरिक परत एंडोथीलियम कहलाती है। डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की आगे हम बात करते हैं, एपिथीलियम शब्द देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो एपिथीलियम शब्द रयूश रयूश नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। आभासी स्तरित स्तंभाकार उपकला कहाँ पाई जाती है? यानी शूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम, वो मेल यूरिथ्रा में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। पेवमेंट एपिथेलियम किसका दूसरा नाम है? तो शल की उपकला को या स्क्वेमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो कुफर की कोशिकाएं लिवर, यकृत, जिगर में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, लिवर में, यकृत में या जिगर में पाई जाती है। मूत्राशय की आंतरिक परत किससे बनी हुई होती है? तो मूत्राशय की आंतरिक परत संक्रमण उपकला या ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का हिंदी नाम संक्रमक या संक्रमण उपकला है। इससे हमारा तात्पर्य है कि ये ऐसी उपकला है जो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है, यानी स्क्वेमस से क्यूबोइडल में भी चेंज हो सकती है। तो ये मूत्राशय की आंतरिक परत बनाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। एपिथेलियम उत्तक है एक सुरक्षात्मक परत। इसमें तंत्रिका कोशिका होती है, कणिकाएं पाई जाती है, जननांग होते हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये एक सुरक्षात्मक परत है। ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब की इनर सरफेस पर कौन सी उपकला होती है? जो ब्रोंक्यूल्स है, श्वसनिकाएं, और फेलोपियन ट्यूब हमने पढ़ाई है, सिलेटेड एपिथेलियम यहाँ पर पाई जाएगी। बिल्कुल आपको सिलेटेड लगा देना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किस उत्तक के पास मुक्त सतह होती है? तो फ्री सरफेस बिल्कुल उपकला उत्तक के पास होगी। निम्न में से कौन सी उपकला अनियमित आकार की होती है? अनियमित आकार की जो उपकला है वो आपकी शल की उपकला या स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगी। आधारीय अंडाकार केंद्रक कौन सी उपकला में पाया जाता है? तो बेसल ओवल शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन कॉल्यूमनर एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम में पाया जाता है। घनाकार और स्तंभाकार उपकला जो स्त्रवण में विशिष्ट होती है कही जाती है, उसे हम ग्रंथिल उपकला कहेंगे या ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे, जो स्त्रवण में विशिष्ट होती है। निम्न में से कौन बाह्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित नहीं होगा?
तो हमने पढ़ा है ईयर वैक्स होता है, ऑयल होता है, मिल्क होता है, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। सभी बाह्य स्रावित ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। कहाँ हमें संयुक्त या जटिल उपकला नहीं मिलेगी? तो देखिए, सूखी त्वचा की सतह पर मिलती है, मुख की नम सतह पर मिलती है, ग्रहणी या फेरिंग्स में मिलती है, अग्नाशय में नहीं मिलेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 21 की आगे हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सेल जंक्शन दो सेल्स के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाकर कम्युनिकेट करता है? तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन आ गया, इसका मतलब हमें गैप जंक्शन लगा देना है। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गैप जंक्शन, क्योंकि गैप जंक्शन ही दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाकर कोशिका द्रव्य संबंध बनाकर कम्युनिकेट करता है। निम्न में से किस ऊतक में गोबलेट सेल्स पाई जाती है? तो एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाती है। पढ़ा है हमने। गोबलेट कोशिकाएं क्या होती है? तो गोबलेट कोशिकाएं डायरेक्ट एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं होती है या एक कोशिकीय ग्रंथि होती है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या हमारी आंत में पाई जाती है। किसी मनुष्य में पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कौन सी उपकला क्षतिग्रस्त हो गई, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी उपकला मिलती है? तो डायरेक्ट आपको आंसर लगा देना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरल स्तंभाकार उपकला पाई जाती है और उसके क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से पोषक पदार्थ जो है वो ठीक ढंग से अवशोषित नहीं हो पाएंगे। सटी हुई उपकला आपस में जुड़ती है, सटी हुई उपकलाएं आपस में डेस्मोसोम्स के द्वारा जुड़ेगी। बिल्कुल आपको याद रखना है। शरीर अंगों की बाहरी व आंतरिक परत कौन सा उत्तक बनाता है? तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक। निम्न में से किस ग्रंथि के पास डक्ट नहीं है? डक्टलेस ग्लैंड आपकी एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगी, बाकी सारी डक्ट फुल ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो डक्टलेस होती है। आंतर ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्न में से किस एपिथेलियम का कार्य स्त्रवण व अवशोषण का नहीं होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। सरल शल की उपकला का कार्य स्त्रवण और अवशोषण का नहीं होता है। गोबलेट ग्रंथियाँ क्या होती है? तो गोबलेट ग्रंथियाँ डायरेक्ट आपको ये आंसर लगाना है, एक कोशिकीय होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो आंत्र में पाई जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। सेल जंक्शन जैसे टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शन जो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में होते हैं, किस ऊतक में पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक में पाए जाएंगे, एपिथेलियम टिश्यू में मिलेंगे। पेवमेंट एपिथेलियम किसका दूसरा नाम है? या हम ये बोल सकते हैं कि पेवमेंट एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? तो आप बताएंगे पेवमेंट एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, लंग्स की जो वायु कोश है वहाँ पर पेवमेंट एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। पेवमेंट एपिथेलियम का दूसरा नाम स्क्वेमस एपिथेलियम है। श्वसन पथ में आए रेत या मिट्टी के कण किसके द्वारा धकेले जाते हैं? पक्षमा भी उपकला के द्वारा धकेले जाते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा धकेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के आगे हम बात करते हैं। स्तृत सेल की उपकला पाई जाती है। स्तृत सेल की उपकला बकल कैविटी या मुख गुहा में मिलेगी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बकल कैविटी में पाई जाती है। कौन सा उत्तक मुख गुहा की नम सतह और फेरिंग्स या ग्रहणी को कवर करता है? तो बिल्कुल बकल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस है और फेरिंग्स को कवर करने वाला आपका उत्तक हो जाएगा संयुक्त या जटिल उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम। गट, स्टमक एंड लीवर की इनर लाइनिंग बनी हुई होती है। तो गट, स्टमक और लीवर की इनर लाइनिंग सरल स्तंभाकार उपकला की बनी हुई होती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। बाह्य कंकाल एक्जोस्केलेटन जैसे पंख, फीदर्स, नेल्स, खुर, सींग आदि का उद्भव किससे होता है? तो आदि का उद्भव संयोजी उत्तक से होता है। सॉरी, आदि का उद्भव उपकला उत्तक से होता है, ये आप रॉन्ग कर देंगे। बाह्य कंकाल, पंख, नाखून, सींग, खुर आदि का उद्भव कहाँ से होता है? तो उपकला उत्तक से होता है, एपिथेलियम टिश्यू से होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये संयोजी उत्तक से, कंकाल उत्तक से या सामान्य उत्तक से उद्भवित नहीं होंगे, ये उपकला उत्तक से ही बनेंगे। आगे सरल उपकला बनी हुई होती है, तो आपको ध्यान देना है। हाइलुरोनिक एसिड की गरी परत से, सक्रिय विभाजनकारी सेल्स से, ढीली कोशिकाओं से या घनी सटी हुई कोशिकाओं की गरी परत से। तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की सिंगल लेयर से सरल उपकला बनी हुई होती है। निम्न में से एडहरिंग जंक्शन का कार्य क्या है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, एडहरिंग जंक्शन का कार्य ये सीमेंटिंग पदार्थ का काम करता है पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य। तो पड़ोसी सेल्स के लिए सीमेंटिंग पदार्थ का कार्य ऊतकों को दृढ़ता प्रदान करना, ऊतक के आर पार लीकेज को रोकना, सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा पड़ोसी सेल्स के लिए सीमेंटिंग पदार्थ का कार्य करना। तो इस प्रकार से ये 38 प्रश्न मैंने यहाँ पर
एपिथेलियम टिश्यू से डिस्कस किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप लोगों के रिवीजन में भी ये हेल्प करेंगे, आप लोगों की तैयारी में भी ये मदद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर एक टॉपिक के साथ एमसीक्यूएस भी आप लोगों को देता जा रहा हूँ। तो आप लोगों को इस तरह पढ़ाई करनी कि आप सबसे पहले टॉपिक तैयार करिए। हो सकता है कि उस टॉपिक में कुछ पॉइंट्स जो मैंने एमसीक्यूएस में डाले हैं नहीं डाल पाया मैं, तो आप एमसीक्यूएस से उन पॉइंट्स को भी याद कर लेंगे। और साथ ही साथ आप टॉपिक पढ़ने के बाद अपना टेस्ट जो है वो इस एमसीक्यूएस से दे सकते हैं कि आपका टॉपिक कितना तैयार हो गया। तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। थैंक यू वेरी मच।